हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से कवर अप कर रहे हैं। डिस्कशन जो रहेगा आज का वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। 22 नवंबर के जो करंट अफेयर्स है, जो टॉप के करंट अफेयर्स है, वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी। तो ध्यान से सारी चीज़ों को सुनना, और कुछ जो आपके पिछले टॉपिक्स बच चुके थे वो भी इसमें मैं कवर करने जा रही हूँ। तो ध्यान से सारी चीज़ों को सुनना आप लोगों ने, ताकि कोई भी आपके माइंड में डाउट ना रहे। आइए आज का डिस्कशन जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले डे के बारे में बात करते हैं, जो 19 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड टॉयलेट डे। तो वर्ल्ड टॉयलेट डे जो है ये हर साल 19 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम इसकी याद रखिएगा, वैल्यूइंग टॉयलेट। ठीक है, तो ताकि ये इंस्पायर कर सके लोगों को कि कैसे हमने आसपास साफ सफाई रखनी है। ग्लोबल सैनिटेशन जो क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं आज के टाइम में, उसको कैसे टैकल करके चलना है, स्पेशली फोकस इसी पे लगाया जा रहा है इस डे के चलते। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट जो डे की बात की जा रही है वो है वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल, जिसको हम बोलते हैं रोगाणुरोधी अवेयरनेस डे। ठीक है, अवेयरनेस डे नहीं बोल सकते इसको, अवेयरनेस वीक एक सेलिब्रेट किया गया है हमारी कंट्री में भी और ऑल ओवर दी वर्ल्ड। क्लियर? तो इसको 18 टू 24 नवंबर जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा, यानी कि 18 से लेके 24, यानी कि परसों के दिन तक ये सेलिब्रेट किया जाएगा, ये वीक जो है। ठीक है, ताकि लोगों में अवेयरनेस फैलाई जा सके, स्पेशली जो ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल जो रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इनकरेज कर सके जो बेस्ट प्रैक्टिस है अमंग जनरल पब्लिक में, हेल्थ वर्कर्स में, पॉलिसी मेकर्स में, ताकि अवॉइड कर सके जो इमरजेंसी है। ठीक है, फर्दर इमरजेंसी, और ताकि जो ड्रग रेजिस्टेंस इन्फेक्शन जो फैल रहा है उसको कम कर सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसी अवेयरनेस वीक के तहत ये सेलिब्रेट की जा रही है। ठीक है, थीम क्या है इसकी कि जो अवेयरनेस है वो लोगों में फैलाना और जो रेजिस्टेंस है उसको कम करना। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट जो बात की जा रही है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे कई सारे क्वेश्चन बन भी चुके हैं, आने वाले टाइम में भी बन सकते हैं। तो एमपी लेड स्कीम की यहाँ पे बात की जा रही है, जिसकी फुल फॉर्म रहती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, तो ये जो फुल फॉर्म है, ये जो वन डे एग्जाम्स रहते हैं आपके उसमें भी पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो डीपली फैक्ट हैं वो भी पूछे जाएंगे, जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम जो है ये यूनियन कैबिनेट के द्वारा भी अप्रूव किया गया है। जो रिस्टोरेशन किया जाएगा, यानी कि जो इसमें फंड दिया जाएगा वो अप्रूव किया गया है 2025 तक। ठीक है, 2021 से लेके 2025 तक। ठीक है, तो ये जो है इसको एक्सटेंड करने की बात की रही है। जो फंड है यहाँ पे एमपीलाइट स्कीम के तहत जो दिया जाता है, तो यूनियन कैबिनेट के द्वारा ये अप्रूव किया गया है फाइनेंशियल ईयर 2021, 22 टू 25, 26 तक। ठीक है, तो ये जो है ये देखने को मिलेगा 15th फाइनेंस कमीशन जो है उनके द्वारा ये सारी चीज़ें रिकमेंड की गई हैं। स्कीम जो है इसको सस्पेंड किया गया है 2 फाइनेंशियल ईयर के लिए, जो अभी बताया मैंने आपको। ठीक है, तो ये क्या है, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब क्या रहता है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम में सेंटर, यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट है, सेंटर, वो ही पैसा प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, एक तो रहती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, एक तो रहती है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम। तो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम में क्या रहता है कि सेंटर और स्टेट जो है यहाँ पे मिलके फंड जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं किसी भी पर्टिकुलर स्कीम के लिए। क्लियर? और ये जो स्कीम है ये अनाउंस कब की गई, ये इंपॉर्टेंट है। एमपीलेट स्कीम जो है ये दिसंबर 1993 में इसको अनाउंस किया गया, और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये आप लोगों को याद रखना है, स्टेटमेंट के फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एमपीज जो रहते हैं, एमपीज यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो रहते हैं, जो अनेबल रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज जो रहती है, यानी कि वहाँ पे ये डेवलपमेंट का काम करते हैं इस फंड से रिलेटेड। ये फंड का यूज़ करके वहाँ पे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जो इनका जो एरिया रहता है वहाँ पे क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, जो एरियाज रहते हैं, स्पेशली जो ड्रिंकिंग वाटर हो गया, प्राइमरी एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, रोड्स, यहाँ पे फोकस किया जाता है। ठीक है, तो इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज रहती हैं एमपीज़ की, तो वहाँ पे ये डेवलपमेंट का काम करते हैं। क्लियर है? तो जून 2016 से अगर बात करें, जो एमपी लैंड फंड है, ठीक है, इसको यूज़ किया जा रहा है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। जो स्कीम्स हैं जैसे स्वच्छ भारत अभियान हो गया, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन हो गया, जिसको सुगम्य भारत अभियान जिसको बोला जाता है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड संसद आदर्श ग्राम योजना। ठीक है, तो इस स्कीम्स में भी ये पैसा जो है ये लगाया जा रहा है। ठीक है, अगर एमपी लैंड स्कीम की बात करें तो
इसको स्टार्ट किया गया विद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिकमेंडिंग जो रहा वर्क जो है नोडल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी। नोडल डिस्ट्रिक्ट जो है ये कंसर्न करती है, रिस्पॉन्सिबल होती है स्पेशली इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में। जो एलिजिबल वर्कर्स रहते हैं उसको रिकमेंड करती है बाय दी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंटेन करके रखती है जो इंडिविजुअल वर्क रहता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे डेवलपमेंट होगा किसी की कॉन्स्टिट्यूंसी में लोकल लेवल पे, वहाँ पे एक इंडिविजुअल पर्सन को वहाँ पे काम भी मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। ठीक है, तो इस स्कीम के अंडर ये सारी चीज़ें रखी गई हैं। उसके अलावा अगर बात करें इसकी फंक्शनिंग के बारे में, ये फंक्शन कैसे करते हैं, ईच ईयर ये क्या होता है, एमपीज जो रहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हैं, ये 5 करोड़ इनको मिलता है 2 इंस्टॉलमेंट्स में। ठीक है, एक इंस्टॉलमेंट में 2.5 करोड़ मिलेगा और दूसरी इंस्टॉलमेंट में 2.5 करोड़ यहाँ पे दिया जाएगा हर एक एमपी को। ठीक है, तो ये किसके अंडर ये फंड दिया जाता है, ये एमपी लेड स्कीम के अंडर फंड दिया जाता है और ये नॉन लैप्सेबल है। अब नॉन लैप्सेबल का मतलब क्या है, सपोज करो किसी को फंड दे दिया, ये 5 करोड़ फंड दे दिया। ठीक है, तो 1 साल का ये हो गया 2-2 इंस्टॉलमेंट्स में, तो नेक्स्ट ईयर भी 5 करोड़ मिलेगा। अब ये जो ऑलरेडी ये फंड पड़ा है 5 करोड़ में जितने भी खर्च हो गए हैं, ठीक है, तो जो बचा है उसी में ही न्यू जो फंड आएगा वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो वो कटेगा नहीं, वो ऐड हो जाएगा। वो क्या होता है, नॉन लैप्सेबल है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो लोकसभा जो एमपीज रहते हैं इनको रिकमेंड किया जाता है कि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ जो प्रोजेक्ट है इन देयर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज। ठीक है, तो इनकी जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज है तो ये क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ प्रोजेक्ट के अंडर ये काम करेंगे। और उसके अलावा जो राज्यसभा एमपीज़ है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, जो राज्यसभा एमपीज़ हैं ये स्पेंड करेंगे जो फंड है स्टेट में कोई भी, ये यानी कि कोई भी स्टेट जो रहती है इनके अकॉर्डिंग ये क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग ये सिलेक्ट कर सकते हैं राज्यसभा के जो एमपीज़ रहते हैं। ठीक है, इन दी स्टेट दैज इलेक्टेड देम 2 हाउस। ठीक है, एमपीज़ क्या करेंगे, अपनी स्टेट में करेंगे। ठीक है, जो राज्यसभा के एमपीज़ है, ठीक है, वो अपनी स्टेट में डेवलपमेंट करेंगे। अब जो नॉमिनेटेड मेंबर्स की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नॉमिनेटेड मेंबर्स की अगर बात करें, बोथ जो राज्यसभा है लोकसभा है, इनको रिकमेंड किया जाता है कि ये वर्क कर सकते हैं, यानी कि डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं थ्रू आउट द कंट्री, किसी भी एरिया में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, लोकसभा राज्यसभा की जो इसमें बता रखी है कंडीशंस की, ये फंक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, और नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं वो कहाँ कहाँ डेवलपमेंट कर सकते हैं इस फंड के तहत, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा देखिए जो एमपी लेड स्कीम है ये फॉर्मुलेटेड किसके द्वारा की गई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की गई है। तो 23 दिसंबर 1993 को इसको फॉर्मुलेट किया गया। इनिशियली ये स्कीम जो थी ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर थी स्टार्टिंग में, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर थी। बाद में इसको 1994 में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर इसको रख दिया गया। और ये लॉन्च किसके द्वारा की गई ये स्कीम, ये ऑनरेबल जो प्राइम मिनिस्टर थे, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, उनके द्वारा। तो राज्यसभा एमपीज जो हैं वो चूज़ कर सकते हैं कोई भी डिस्ट्रिक्ट अपनी स्टेट में। और नॉमिनेटेड मेंबर जो हैं लोकसभा के, चाहे वो राज्यसभा के हों, ठीक है, लोकसभा के जो नॉमिनेटेड मेंबर थे एंग्लो इंडियंस थे 2, बट इनकी सीट जो है वो अभी खारिज कर दी गई है 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो राज्यसभा के जो हैं नॉमिनेटेड मेंबर, चाहे वो लोकसभा के हैं, वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपना वर्क जो है 1 और मोर डिस्ट्रिक्ट एनीवेयर इन दी कंट्री। ठीक है, तो एमपीज जो हैं वो ऑल्सो रिकमेंड करेंगे वर्क अप टू 25 लाख पर ईयर आउटसाइड दी कॉन्स्टिट्यूंसी और स्टेट ऑफ इलेक्शन, और प्रमोट करेंगे। इसके तहत क्या रहता है कि हम नेशनल यूनिटी को प्रमोट कर सकते हैं, हार्मनी कैसे बना के रखनी है, फर्टिनिटी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंडर देखने को मिलेंगी। ₹5 लाख जो था वो यूज़ किया जाता था 1993 में, 2 करोड़ दिया गया 1998 में, फिर ईच एमपी को एलोकेट किया गया ₹5 करोड़ पर ईयर सिंस 2011 से ये 5 करोड़ दिया जाने लगा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, ये फंड जो है ये डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को दिया जाता है, डायरेक्टली एमपीज़ को नहीं दिया जाता। ये भी चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, यानी कि डीएम के अंडर ये सारी पावर रखी गई है। तो फंड जो है ये नॉन लैप्सेबल है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया पहले ही। अब बात करते हैं टॉप 5 ऐसे स्टेट कौन से हैं हाईएस्ट जो यूटिलाइज कर रहे हैं इस फंड का। तो वो टॉप ऐसे 5 स्टेट्स हैं, तेलंगाना है, ठीक है, फिर सिक्किम है। तो तेलंगाना जो है 101.42% फंड का यूटिलाइज कर रहा है, सिक्किम जो है 100.89%, छत्तीसगढ़ 99.6%, केरला की अगर बात करें तो 99.3%, वेस्ट बंगाल 98.6%। ठीक है, तो आई होप आपको टॉप 5
स्टेट्स तो आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है। अगर आप इन स्टेट्स में से आते हैं तो प्लीज़ आप लोग याद रखिएगा। बॉटम 5 स्टेट्स की अगर बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा, सबसे कम जो फंड यूज़ हो रहा है रिलेटेड टू दिस, ठीक है, वो कौन-कौन सी स्टेट्स में हो रहा है। वो उत्तराखंड में 87.22%, त्रिपुरा में 88.46%, झारखंड में 88.93%, राजस्थान में 90.16% और उड़ीसा में 90.54%, ठीक है। टॉप 5 स्टेट्स और बॉटम की 5 स्टेट्स आपको याद रखनी है। अगर एमपी-लेड फंड की बात करें तो 2 सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है, जैसे रेलवे हो गया, रोड्स हो गया, पाथवेज, ब्रिजेस, ठीक है। यहाँ पे 43% यहाँ पे स्पेंड किया जाता है, फंड का जो पैसा रहता है। और अदर पब्लिक एक्टिविटीज़ में 23% किया जाता है। एजुकेशन, हेल्थ, वाटर, सैनिटरी सेक्टर्स जो हैं, यहाँ पे सबसे कम जो फंड यहाँ पे देखने को मिला है कि यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रेलवे, रोड्स, पाथवे, ब्रिजेस पे देखने को मिल रहा है। एजुकेशन, हेल्थ, वाटर, सैनिटेशन यहाँ पे जो है वो कम फंड जो है वो यूटिलाइज़ हो रहा है। बट बेसिकली एजुकेशन, हेल्थ, वाटर, सैनिटेशन, इस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस देना चाहिए, ठीक है। एजुकेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेल्थ की अगर बात करें, हेल्थ सही रहेगी लोगों की तो एजुकेशन वो क्या कर पाएंगे, ग्रहण कर पाएंगे, ठीक है। अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो एजुकेशन लेने का भी कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसका क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है, ठीक है, अलग अलग लेवल पे। तो क्रिटिसाइज़ जो है इसका इशू भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो पहले हम सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ द स्कीम, ये रीस्टार्ट की जाएगी, ठीक है, फुलफिल की जाएगी, यानी कि एस्पायरेशन और डेवलपमेंट जो रिक्वायरमेंट है आने वाले टाइम में, स्पेशली जो लोकल कम्युनिटी है, और क्रिएशन किया जाएगा जो ड्यूरेबल एसेट्स है, ठीक है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इसका क्या, एमपी-लैंड स्कीम का, क्लियर। और जो लोकल इकोनॉमी है इसको रिवाइव करने की इसके द्वारा बात की जाती है। इशू क्या है एमपी-लैंड स्कीम के तहत कि क्या क्या इश्यूज देखने को मिलते हैं, क्या क्या क्रिटिसाइज़ किया जाता है इसका। तो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो लैप्स होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि कैग जो है, ठीक है, इनके द्वारा मुद्दा भी उठाया गया कि जो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट इसके तहत देखने को मिलता है। आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन जो है, ठीक है, अमाउंट जो है इसका स्पेंड किया जाता है। नो स्टैट्यूटरी बैकिंग, यानी कि स्कीम जो है इज़ नॉट गवर्न बाय एनी स्टैट्यूटरी लॉ। ये स्कीम जो है, जैसे स्टैट्यूटरी ये लॉ नहीं है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी के अंडर आता है ये, ठीक है। तो ये गवर्न नहीं की जाती कोई भी लॉ के द्वारा। तो ये सब्जेक्ट जो है ये, यानी कि विम्स एंड फैंसीज, यानी कि आप देख सकते हैं सनक और शौक के तहत गवर्नमेंट जो है आज के टाइम में ये उनके द्वारा ये सारी चीज़ें स्पेंड की जाती हैं। मॉनिटरिंग और रेगुलेशन की अगर बात करें, मॉनिटरिंग और रेगुलेशन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या बोला गया है कि ये जो फंड है, ये जो फंड प्रोवाइड करवाया जाता है, इसका सही तरीके से मॉनिटर होना चाहिए, इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है, ठीक है, जो लॉन्च की जा रही है, क्लियर। और ब्रीच ऑफ फेडरलिज्म, यानी कि फेडरलिज्म का ब्रीच यहाँ पे देखने को मिलता है। एनक्रोचेस यहाँ पे देखने को मिलता है एमपी-लेड स्कीम का लोकल लेवल पे, ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्निंग जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वायलेट किया जाता है जो पार्ट 9 और पार्ट 9A जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, क्लियर। कॉन्फ्लिक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, स्पेशली जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर की यहाँ पे बात आ जाती है, स्पेशली फेडरेशन की, ठीक है। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है वो इन्वॉल्व रहते हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में, क्लियर। तो इसके तहत भी जो है कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये इश्यूज़ हैं जो एमपी-लेड स्कीम के तहत यहाँ पे कवर अप किए गए हैं, क्लियर। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो विसल ब्लोअर पोर्टल की यहाँ पे बात हो रही है। विसल ब्लोअर क्या होता है, सपोज करो अगर कोई ऑफिस है, ठीक है, वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिस है, क्लियर। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, करप्शन की प्रक्रिया ह्यूज तौर पे हो रही है, बट किसी को खबर नहीं है, ठीक है। बट एक पर्सन ऐसा होगा कि जिसको पता होगा ये जो पर्सनल जो चीज़ें रहती हैं, तो वो क्या करेगा, ये जो डाटा है, ठीक है, ये जो बातें हैं वो रिवील कर देगा, ठीक है। तो उस पर्सन को क्या बोला गया है, विसल ब्लोअर, ठीक है। तो विसल ब्लोअर पोर्टल जो है अभी क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है किस ओकेज़न पे, ये विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2021 जो अभी सेलिब्रेट किया गया है उस ओकेज़न पे, ठीक है। तो जो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है, ठीक है, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है विसल ब्लोअर पोर्टल, जो विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2021 के तहत इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। तो ये पार्ट है किसका,
इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी का। तो ज़ीरो टॉलरेंस ऑफ करप्शन यानी कि करप्शन को ख़त्म करना है, ज़ीरो लेवल पे लेके आना है। तो इसी बेस पे ये विसल ब्लोअर जो पोर्टल है क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ जो रहेंगे यहाँ के इंडियन जो रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के एम्प्लॉयज़ रहेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड यानी कि इसमें जो फ्रॉड देखने को मिलेगा, करप्शन देखने को मिलेगा, पावर का अब्यूज़ देखने को मिलेगा, तो ये सारी चीज़ों को एनालाइज किया जाएगा। जो इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है ये मिनी रत्न कंपनी है, कैटेगरी फर्स्ट में इसको रखा गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है। ये किसके अंडर आती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर इसको रखा गया। तो विजिलेंस अवेयरनेस वीक जो है ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है किस उपलक्ष्य पे, बर्थडे ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल जी की बर्थ एनिवर्सरी कब सेलिब्रेट करते हैं हम, 31 अक्टूबर को एवरी ईयर। क्लियर, तो ये रेफ़र किया जाता है गवर्नमेंट जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ठीक है, तो ऑब्जर्व बाय सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये जो है विजिलेंस अवेयरनेस वीक है किसके द्वारा ऑब्जर्व किया गया है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जिसको हम CVC बोलते हैं। ठीक है, इस ईयर जो विजिलेंस वीक ऑब्जर्व किया गया है 26 to 1 नवंबर तक। ठीक है, थीम क्या है इसकी, इंडिपेंडेंट इंडिया @75 सेल्फ रिलायंस एंड इंटीग्रिटी। तो थीम याद रखिएगा। एम क्या है कि रिकॉग्नाइज करना जो करप्शन के जो आप देख सकते हैं वायरसेस हैं। ठीक है, करप्शन के जो वायरस है उसको क्या करना, रिकॉग्नाइज करना, फिर उसको ख़त्म करने की कोशिश करना। ठीक है, तब प्रमोट करना ताकि हम कम्बैक्ट कर सकें स्पेशली इंडिविजुअल सिस्टमेटिक लेवल पे। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग विसल ब्लोइंग जो है ये एक एक्शन माना जाता है। ठीक है, इसका एम क्या रहता है कि जो ड्राइंग जो अटेंशन देखने को मिला स्टेक होल्डर्स, ठीक है, अनएथिकल जो प्रैक्टिसेस देखने को मिलती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसको कम करना। ठीक है, तो विसल ब्लोअर जो है ये काम करता है। ठीक है, विसल ब्लोअर चूज़ करता है, एक्सपोज करता है जो रॉन्ग प्रैक्टिस होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो एदर फ्रॉम विद इन और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंडर भी और बाहर भी अगर कोई करप्शन के चीज़ें देखने को मिल रही है उसको भी देखता है। तो करंट अगर देखें तो करंट एंड फॉर्मर एम्प्लॉयज़ एंड शेयर होल्डर्स, एक्सटर्नल जो ऑडिटर्स हैं एंड लॉयर्स, ठीक है, इसमें आ जाते हैं। इन इंडिया की अगर बात करें तो विसल ब्लोअर जो है ये प्रोटेक्ट किया जाता है विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 के तहत। जनवरी 2020 में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा न्यू मैकेनिज्म लाया गया कि रिवॉर्ड दिया जाएगा विसल ब्लोअर को जो अदर जो इन्फॉर्मेंट और शेयरिंग करेगा इन्फॉर्मेशन अबाउट द इनसाइडर ट्रेडिंग केसेस। ठीक है, तो इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है कि वो अनफेयर और इलीगल प्रैक्टिसेस देखने को मिलती है स्टॉक मार्केट में। ठीक है, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ पे तो जो इलीगल प्रैक्टिसेस होती है वहाँ पे तो वो करप्शन के केसेस में आ जाता है। तो उसको कैसे हमने एनालाइज करना और कैसे उसको रेगुलेट करना है। क्लियर, तो इन्वेस्टर्स जो हैं वो ग्रेट डिसएडवांटेजेस देखने को मिलती है उसकी। ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ इम्पॉर्टेंट इंसाइडर नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन अबाउट अ कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर की तो एशिया 2020 में पाया गया कि नियरली 50 जो हैं दोज हु पेड ब्राइब्स यानी कि 50 जो हैं ये क्या लेते हैं, एक करप्शन में संलिप्त पाए गए। ठीक है, वाइल जो 32% है तो उनके द्वारा यूज़ किया गया पर्सनल जो कनेक्शन है वुड नॉट रिसीव बाय सर्विस अदरवाइज। ठीक है, तो 2020 की अगर बात करें इंडिया की जो पोजीशन रही 86th रही करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो अमंग दी लिस्ट यानी कि 180 कंट्रीज़ में से तो वॉस देखने को मिली यानी कि इतनी बेहतरीन नहीं है। ठीक है, इंडिया स्टैंड रही 2019 में 80 पोजीशन पे। क्लियर, इसका कारण क्या है कि इंपॉर्टेंट जो कॉजेज़ है करप्शन के इंडिया में कि पुअर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है पहले तो। ठीक है, एक्सक्लूसिव प्रोसेस देखने को मिलता है, डिसीजन मेकिंग एग्रीगेशन देखने को मिलती है, ऑफिशियल सिक्रेसी जो है वो रिवील हो जाती है। ठीक है, तो रिजिड है यानी कि वीक है ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो है हमारी कंट्री का। ठीक है, जो प्रोसेस है बेसिकली जो चलाया जाता है, एब्सेंस है इफेक्टिव जो इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म है, ये सारे कारण हैं जो करप्शन देखने को मिलता है। ठीक है, इम्पैक्ट क्या पड़ता है इसका कि प्रमोट होती है स्पेशली इन एफिशिएंसीज यूटिलाइजेशन जो है रिसोर्सेज का। ठीक है, यानी कि जो रिसोर्सेज है उनका जो यूटिलाइजेशन किया जाता है वो बड़े ह्यूज तौर पे
किया जाता है, ठीक है, उसकी इनएफिशिएंसीज देखने को मिलती है रिसोर्सेज की। क्लियर। तो कॉम्प्रोमाइज़ जो है क्वालिटी का और डिस्ट्रॉय किया जाता है इन्वायरमेंट को। क्लियर। इसके तहत तो बिकम सीरियस थ्रेट देखने को मिलता है इसके चलते हमारी नेशनल सिक्योरिटी को, ठीक है। तो नेशनल सिक्योरिटी को भी काफ़ी ज़्यादा खतरा है इसके चलते। नेक्स्ट अगर बात करें तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की यहाँ पे बात की जा रही है। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज यानी कि जैसे ऑल इंडिया जो सिविल सर्विसेज है, ठीक है, तो वैसे ही ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज लाने की बात की जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो इस सेंट्रल जैसे सिविल सर्विसेज है वैसे ही आपको ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज भी देखने को मिलेगी। अगर ये बात करें तो सेंट्रलाइज किया जा रहा है, स्पेशली जो रिक्रूटमेंट रहेंगी जजेस की एट द लेवल ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस एंड डिस्ट्रिक्ट जजेस फॉर ऑल स्टेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्शन की जाएगी ग्राउंड लेवल पे भी। क्लियर। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे कंडक्ट करवाती हैं चीज़ें, सेंट्रल रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहता है, बेसिकली एक एग्जाम रहता है पर्टिकुलर, ठीक है। वैसे ही ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है, आने वाले टाइम में। 1992 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी बोला गया था कि ऑल इंडिया जो जजेस एसोसिएशन है वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये केस था, इसके तहत बोला गया कि सेटअप करना चाहिए हम लोगों को ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस। फिर 1993 में भी एक जजमेंट आया, उसको भी रिव्यू किया गया इस जजमेंट को, ठीक है, कि कोर्ट जो है लेफ्ट सेंटर एट लिबर्टी टू टेक इनिशिएटिव ऑन द इशू, की इस इशू से रिलेटेड हमें ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज जो है वो लानी चाहिए। प्रीवियस प्रपोजल की अगर बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी चीज़ें देखने को मिल रही है जो आज भी हम बात कर रहे हैं। प्रीवियस प्रपोजल अगर देखें तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की फर्स्ट जो प्रपोज किया गया था 14th जो रिपोर्ट निकल के आई लॉ कमीशन की 1958 में निकल के आई, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पुरानी थी। ना ही ये स्टैट्यूटरी है, ठीक है, स्टैट्यूटरी और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। तो ये स्टैट्यूटरी है और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। लॉ कमीशन की अगर बात करें तो नॉट नहीं है, ठीक है, तो सॉरी फॉर, ठीक है। सच यूपीएससी टू कंडक्ट स्टैंडर्ड सेंट्रलाइज एग्जाम टू रिक्रूट एंड ट्रेन जजेस वॉज डिस्कस, ठीक है। तो वैसे जैसे यूपीएससी कंडक्ट करवाती है एग्जाम वैसे ही यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। आइडिया जो है इसका जो प्रपोज किया गया था अगेन लॉ कमीशन के द्वारा जो रिपोर्ट निकल के आई 1978 में, ठीक है, तो डिस्कस किया गया था जो डिले हो गई थी चीज़ें रिलेटेड टू जो लोअर कोर्ट्स हैं, ठीक है, जो केसेस थे वहाँ पे। 2006 में भी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस लॉ एंड जस्टिस, इसमें 15th रिपोर्ट जो निकल के आई आइडिया दिया गया कि पैन इंडिया जुडिशियल सर्विसेज होनी चाहिए, ठीक है। तो प्रिपेयर किया गया एक ड्राफ्ट बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो हैं फॉर ब्रिंगिंग दी चेंज, ठीक है, इसमें चेंजेस क्या क्या लाए गए। 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1976 का, ये कब आया, ये है जब हमारी कंट्री में इमरजेंसी लगी 1975 टू 77 तक, ठीक है। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया, तो अमेंडमेंट किया गया आर्टिकल 312 में, ठीक है। तो 312 जो है ये सिविल सर्विसेज से रिलेटेड है। तो पार्लियामेंट में ये एनेक्ट किया गया जो लॉ है बनाया गया, क्रिएशन वन और मोर ऑल इंडिया जो सर्विसेज है इंक्लूडिंग ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, ठीक है। तो आर्टिकल 312 जो है ये राज्यसभा क्या करता है, राज्यसभा के पास ज़्यादा पावर रहती है अगर यूपीएससी की जो सीट्स से रिलेटेड, ठीक है। तो राज्यसभा जो है इज रिक्वायर्ड टू पास रेजोल्यूशन, ये पास करता है रेजोल्यूशन बट नॉट लेस देन 2/3 मेंबर्स, यानी कि 2/3 की मेजोरिटी होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पार्लियामेंट जो है उनके द्वारा एनेक्ट किया गया लॉ और क्रिएट किया गया ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, ठीक है। तो इसको ना ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बोला गया, ठीक है। तो इस्टेब्लिश यानी कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को इस्टेब्लिश करने के लिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है, ऐसा इसमें बोला जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2021, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, एक रिवीजन का पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के द्वारा भी अनाउंस किए गए हैं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2021। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स जो हैं इंडिया में कंप्राइज किए जाते हैं 6 डिफरेंट अवार्ड्स इसमें दिए जाते हैं स्पोर्ट्स पर्सन को बाय सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो 6 कौन कौन से हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जिसको हाल ही में अभी चेंज किया गया, जो पहले क्या था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, फिर है ध्यानचंद अवार्ड, माका अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, प्रोत्साहन पुरस्कार, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस पिक्चर में भी, ठीक है। तो ये 6 जो हैं ये हम डिस्कस करेंगे अभी डिटेल में। तो पहले बात करते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड का इंस्टीट्यूट कब किया गया, 1991 में, क्लियर। ये स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है जिनके द्वारा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी जाती है पर्टिकुलर एक स्पोर्ट में, ठीक है। तो पीरियड ऑफ लास्ट 4 ईयर का जो इनका टाइम पीरियड है वो यहाँ पे काउंट किया जाता है। अवार्ड कंप्राइज करता है यानी कि एक मेडल दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो कैश प्राइज इसमें दिया जाता है 25 लाख। मेजर ध्यानचंद जो अवार्ड है इसको इंस्टीट्यूट किया गया 2002 में।
ध्यानचंद स्टैचू इसमें दिया जाता है। कैश प्राइस 10 लाख दिया जाता है। सर्टिफिकेट और ड्रेस जो है सेरेमोनियल ड्रेस यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, ऑनर जो है यानी कि स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है, तो इनके परफॉर्मेंस के बेस पे यानी कि जो आफ्टर रिटायरमेंट इनकी परफॉर्मेंस रहती है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड। ठीक है, नेक्स्ट है अर्जुन अवार्ड। इंस्टीट्यूट किया गया 1961 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट जो रहती है नेशनल स्पोर्ट्स इवेंट में वो काउंट की जाती है। गुड परफॉर्मेंस देखी जाती है स्पेशली लास्ट 4 ईयर की। ठीक है, तो क्वालिटी लीडरशिप जो है, स्पोर्ट्समैनशिप जो है, डिसिप्लिन कैसा रहा स्पोर्ट्स पर्सन का, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो कैश प्राइस जो है 15 लाख दिया जाता है। ब्रोंज स्टैचू जो है अर्जुन का वो दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है द्रोणाचार्य अवार्ड। ये दिया जाता है कोच को। ठीक है, किसी भी टीम का जो कोच रहेगा उसको ये दिया जाता है। मेजर कह रही हूँ, द्रोणाचार्य अवार्ड। क्लियर। तो इंस्टीट्यूट किया गया 1985 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। एक्सीलेंस देखी जाती है स्पोर्ट्स कोचिंग की। ठीक है, कोच जो रहते हैं एक टीम के, उनको ये दिया जाता है। क्लियर। तो इसमें कैश प्राइस रहता है 15 लाख। ब्रोंज स्टैचू यहाँ पे देखने को मिलता है द्रोणाचार्य का। क्लियर है। नेक्स्ट है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। इंस्टीट्यूट की गई 1956 में। यूनिवर्सिटी लेवल पे ये परफॉर्मेंसेस देखी जाती है। यूनिवर्सिटीज़ में जो गेम्स रहती हैं, ठीक है, वहाँ पे टॉप परफॉर्मेंस जो इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स जब होते हैं, लास्ट 1 ईयर की परफॉर्मेंस के बेस पे ये ट्रॉफी दी जाती है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार जो है इसको इंस्टीट्यूट किया गया 2009 में। और कॉरपोरेट एंटिटीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है, यानी कि पब्लिक और जो प्राइवेट सेक्टर है यहाँ पे मिलके ये पुरस्कार का आयोजन करते हैं। तो स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड एनजीओज भी मिलके यहाँ पे काम करती हैं, स्टेट और नेशनल लेवल की। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं डेजर्ट लोकटक्स की बात हो रही है, जो टिड्डी जिसको हम बोलते हैं। टिड्डी का अटैक काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, जो पाकिस्तान से हमारे इंडिया में एंटर करी। क्लियर। तो इन्फेस्टेशन संक्रमण यानी कि डेजर्ट जो लोकटस हैं इनका जो देखने को मिल रहा है, इनका हमला स्पेशली जो ईस्ट अफ्रीका से आई थी इंडिया में। तो रिसेंट ईयर में काफ़ी ज़्यादा इनके द्वारा नुकसान किया गया, फसल की बर्बादी की गई। ये क्लोजली लिंक्ड माना जा रहा है क्लाइमेट चेंज के कारण। ये जो है ये क्या हुई, माइग्रेट होके हमारी कंट्री में आई। ग्लोबल लैंडस्केप फॉर्म क्लाइमेट हाइब्रिड कॉन्फ्रेंस के तहत अगर देखें तो उनके द्वारा एक प्लान को प्रपोज किया गया कि मिटिगेट जो देखने को मिला क्लाइमेट चेंज का इंक्लूडेड है एक्शन अगेंस्ट पीस्ट एंड डिजीजेस, यानी कि हम लोगों को एक्शन लेने की ज़रूरत है। जो डिजीज़ फैल रहे हैं और जो ये कीड़े मकोड़े हैं जो फसल को बर्बाद कर रहे हैं, इनके ऊपर एक्शन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर कॉन्फ्रेंस जो अभी हाल ही में देखने को मिली COP26 कहाँ पे हुई, ग्लास ग्लोब में हुई, यूके में। ठीक है, टू द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल लैंडस्केप फॉर्म जो है ये वर्ल्ड लार्जेस्ट नॉलेज प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये इंटीग्रेट करता है लैंड यूज़ कैसे करना है। ठीक है, अचीविंग जो कैसे हमने अचीव करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। क्लियर। तो इसको लेड किया जाता है बाय सेंटर फॉर इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री रिसर्च। कोलैबोरेशन किसकी रहती है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की, वर्ल्ड बैंक की और चार्टर्ड मेंबर्स की। ठीक है, लोकटक्स अटैक की अगर बात करें तो इसका अटैक जो है इसके इम्पैक्ट क्या क्या पड़े। ठीक है, तो डेजर्ट लोकटक्स जिसको बोला जाता है सेकिस्ट्रोका, ठीक है, ग्रेगैरिया। ठीक है, तो गैरिक बोला जाता है इसको। ये शॉर्ट हॉर्न ग्रास होपर है। इम्पैक्ट जो इसका देखने को मिलता है, लोकटस इन्फेस्टेशन ये हार्म करती है लिवलीहुड जो रोजी रोटी रहती है, यानी कि जो फसल वगैरह रहती है उसको बर्बाद कर देती है। जो रीजनल इन्वेस्टमेंट किया होता है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा खतरा देखने को मिलता है, स्पेशली फूड सिक्योरिटी के ऊपर। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक की बात करें तो ईस्ट अफ्रीका में और यमन में, ठीक है, सिर्फ ईस्ट अफ्रीका और यमन की अगर बात करें तो वहाँ पे डैमेज काफ़ी ज़्यादा किया गया इनके द्वारा और लॉस हुआ 2020 में ड्यू टू लोकटस। अमाउंट यानी कि कितने परसेंट का, कितने पैसों का लॉस हुआ, $8.5 बिलियन का। ठीक है, पैसे नहीं बोल सकते, डॉलर्स की अगर बात करें तो। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अकॉर्डिंग बात करें तो लॉन्ग टर्म इसका रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। रिकवरी कोस्ट जो है टॉप $1 बिलियन स्वयं ग्रोथ इसकी होगी नॉट कंट्रोल, यानी कि इसको कंट्रोल करना आगे जाके मुश्किल हो सकता है। लोकटस ब्रीडिंग और लिंकेज विद क्लाइमेट चेंज की मैं बात करूँ तो अफेक्टेड एरिया जो रही हैं स्पेशली लोकटस के रिगार्डिंग, यानी कि लोकटस के अटैक के दौरान जो इन्फेक्टेड कंट्रीज़ रही है, तो सेवरल जो फार्मर्स रहे अलग अलग कंट्रीज़ में इंक्लूडिंग इंडिया, पाकिस्तान और ईरान में देखने को मिले। इफ़ेक्ट जो पड़ा क्लाइमेट चेंज का
साइक्लोनिक पैटर्न यानी कि अरेबियन सी में बहुत ज़्यादा साइक्लोन्स भी देखने को मिले क्लाइमेट चेंज के कारण। एंड अदरवाइज जो बे ऑफ बंगाल है उसमें सबसे ज़्यादा आपको साइक्लोन्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इन्वेजन जो हुआ इनका ईस्ट अफ्रीका से वेस्ट एंड साउथ एशिया 2020 में। यूजुअल रेनफॉल देखने को मिली ईरान में। ठीक है, तो लोकटस जो है पैसिव फ्लायर्स हैं ये। ठीक है, इनको बोला जाता है और जनरली फ्लो करते हैं ये हवा में। क्लियर, इनकी जो मूवमेंट रहती है वेस्टर्ली विंड्स के द्वारा देखने को मिलती है। फर्दर स्ट्रेंथ होती है लो प्रेशर एरिया में। ठीक है, और क्रिएट करती है वो साइक्लोन अम्फन जैसे देखने को मिला बे ऑफ बंगाल में। क्लियर, तो पेस्टिसाइड जो है जो हम यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में इज़ नॉट अप्रोप्रिएट सोल्यूशन। इसको बोला गया है कि ये एक अच्छा खासा सोल्यूशन नहीं है, और भी चीज़ें हम लोगों को लाने की ज़रूरत है ताकि हम इसको कंट्रोल कर सकें। ठीक है, तो हैवी यूज़ जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेस्टिसाइड का, ठीक है, उसका स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। डेजर्ट लोकटस के ऊपर कोई भी असर नहीं देखने को मिल रहा, बट जो एग्जर्ट सिग्निफिकेंस है एक्सटर्नल कोस्ट जो है इन्वायरमेंट और ह्यूमन हेल्थ के ऊपर इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, और थ्रेट जो है पॉलिनेटर्स एंड वाइल्ड लाइफ के ऊपर इसका काफ़ी ज़्यादा खतरा देखने को मिल रहा है। पॉलिनेटर्स आपको पता ही है, जो बीज रहती हैं, मधुमक्खियाँ रहती हैं, वो प्रक्रिया करती हैं। ठीक है, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो पेस्टिसाइड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पेस्टिसाइड्स लाने की ज़रूरत है। ठीक है, इनके जो स्पीसीज़ है ग्रुप्स को जो हम ख़त्म कर सके जो हार्मफुल है किसके लिए, प्लांट्स के लिए। अगर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो इनके द्वारा बोला गया कि मार्च 2021 में 1.8 मिलियन जो लीटर है पेस्टिसाइड्स वो यूज़ किया गया कंट्रोल करने के लिए लोकटस को, स्पेशली ईस्ट अफ्रीका में। बट ये इंक्रीज़ हो गया 2 मिलियन लीटर बाय द एंड ऑफ 2021, यानी कि इसका भी कोई असर नहीं देखने को मिला। ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड जो है ये मैलेथियन प्राइफोस जो है, ठीक है, जिसको बोला गया है, तो इंस्टेंट हाईली टॉक्सिक है ये ह्यूमन एंड एनिमल्स के लिए भी। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी जो इंदौर है इसको क्लीनेस्ट सिटी का टैग मिला है। कंटिन्यू इसको 5th ईयर मिला है। ठीक है, 5 साल कंटिन्यू ये जीत रही है। इंदौर जो सिटी है वो काफ़ी क्लीनेस्ट है। छत्तीसगढ़ जो है क्लीनेस्ट स्टेट माना गया है 3rd टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंदौर, सूरत, विजयवाड़ा, ग्रेटर हैदराबाद, बेंगलुरु। ठीक है, तो इनकी जो रैंक रही है 1 to 6, तो ये आप एक बार देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये भी। क्लियर, तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर नहीं आई तो ओके, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर नहीं पसंद आई तो प्लीज़ डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।